कभी सोचा है कि इतिहास के कुछ सबसे मशहूर नाम जिन्हें हम सदियों से जानते हैं, वो उनके असली नाम थे ही नहीं। जी हाँ, वो थे उनके उपनाम। तो चलिए आज इन्हीं नामों के पीछे छिपी असली पहचान और उनकी दिलचस्प कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन मशहूर उपनामों के पीछे आखिर असली लोग कौन थे। आइए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दूसरा नाम किसी की पूरी कहानी बता सकता है। हमारी इस खोज में ये ऐतिहासिक सूची हमारी गाइड बनेगी। ये समझिए कि ये एक तरह का खजाना है जिसमें कई जाने माने लोगों की असली पहचान के सुराग छिपे हैं। तो तैयार हो जाइए, हम मिलकर इसकी परतें खोलने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ये समझ लेते हैं कि उपनाम आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक निकनेम से कहीं ज़्यादा है। ये एक दूसरी पहचान है। एक ऐसी पहचान जो किसी की कला, उनके रुतबे या यहाँ तक कि उनके पूरे व्यक्तित्व को भी दिखा सकती है। तो चलिए अब सीधे पहले हिस्से में चलते हैं। हम इस लिस्ट से कुछ सबसे मशहूर उदाहरण देखना शुरू करेंगे। और हाँ, कुछ हैरान करने वाले खुलासों के लिए तैयार रहिएगा। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसे हर कोई जानता है, तानसेन, संगीत के सम्राट। पर क्या आपको पता था कि संगीत के इस उस्ताद का असली नाम रामतनु था? यह एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे एक उपनाम इतिहास में किसी की असली पहचान से भी बड़ा बन जाता है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं था। बीरबल को ही ले लीजिए, उनका असली नाम मीलावक्ष था। या फिर मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी, उनका असली नाम था प्रभुलाल गर्ग। इससे पता चलता है कि ये चलन समाज के हर तबके में कितना आम था। और देखिए, ये लिस्ट आगे बढ़ती ही जाती है। सूर का असली नाम था नन्नू सहाय और स्वामी पागलदास असल में रामशंकर थे। मतलब हर उपनाम के पीछे एक अलग कहानी और एक अलग शख्सियत छिपी है जो उनके असली नाम से बिल्कुल जुदा है। अब जरा एक खास उपनाम पर ध्यान देते हैं, खान। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि रुतबे और सम्मान से जुड़ा एक खिताब था। खां को अक्सर जन्म के नाम के बजाय एक सम्मान के तौर पर अपनाया जाता था। जैसे नौबत खां का असली नाम मिश्री सिंह था। इससे ये भी पता चलता है कि खां की उपाधि किसी एक धर्म या समुदाय तक ही सीमित नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये परंपरा परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली। जैसे हद्दू खां के तीनों बेटों ने खां की उपाधि अपनाई। मतलब ये उपनाम अब सिर्फ एक इंसान की पहचान नहीं रहा, बल्कि ये एक विरासत बन गया, एक पूरे घराने का प्रतीक। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जहां कला और पहचान एक हो जाते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे कलाकारों ने अपने उपनामों को अपना सिग्नेचर, अपनी एक खास पहचान बना लिया। सबसे पहले बात करते हैं पिया की, जिसका मतलब होता है प्रिय। ये शब्द कई संगीतकारों और कवियों का कलम नाम या तखल्लुस बन गया। ये उनकी कला में जो रोमांस और भावना होती थी उसको दिखाता था। यहाँ तक कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम से लिखते थे। ये दिखाता है कि एक उपनाम कला को जाहिर करने का कितना पावरफुल जरिया बन सकता था, चाहे किसी का सामाजिक रुतबा कुछ भी हो। अच्छा, पिया की तरह ही रंग भी कलाकारों का एक और पसंदीदा उपनाम था। ये उनकी कला की जीवंतता और उसमें घुले मिले जज्बातों का प्रतीक था। सदा रंग से लेकर अदा रंग तक कई कलाकारों ने इस उपनाम को अपनाया। यहाँ तक कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी शोभरंग के कलम नाम का इस्तेमाल किया। ये नाम मानो उनकी कलात्मक आत्मा का ही एक हिस्सा थे। और आखिर में बात करते हैं गंधर्व की, एक ऐसा उपनाम जो संगीत में महारत का प्रतीक है। पौराणिक कहानियों में गंधर्व को दिव्य संगीतकार माना जाता था, और ये उपाधि सिर्फ उन्हें ही दी जाती थी जिनकी कला असाधारण मानी जाती थी। कुमार गांधर्व, जिनका असली नाम सिद्धरमैया कुमकली था, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। गंधर्व की उपाधि अपनाना ये अपने आप में एक ऐलान था कि वो संगीत कला के शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। भाई, एक नाम में आखिर रखा क्या है? और जैसा कि हमने देखा, जवाब है बहुत कुछ। ये उपनाम एक कलात्मक पहचान हो सकते हैं, सम्मान का खिताब हो सकते हैं, किसी के व्यक्तित्व की झलक दे सकते हैं, या फिर किसी की पहचान को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जैसा हमने तानसेन के मामले में देखा। और ये सब हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे जो ऑनलाइन यूजर नेम हैं या जो निकनेम हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो आज के ज़माने के उपनाम नहीं है? तो सवाल ये है कि कैसे एक नाम, चाहे वो सदियों पुराना हो या आज का डिजिटल अवतार,
किसी इंसान की कहानी को बयान करता है। सोचने वाली बात है ना।